Good morning, student. Welcome into the physics class, and this is the lecture 1, and unit is electrostatic. This course for the 12th class student and the student who is preparing for the IIT and the NEET exam. And today topic is electric charge and their property. And in today's lecture, we discuss the topic or content as what is electric charge, type of charge, charge is quantized, then conservation of charge with the concept of friction, electricity and the induction. ओके, ये पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये मेरे समझ में आता है तो पूरी की पूरी यूनिट को समझना बहुत इजी हो जाएगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, कोई भी मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है या कोई और अदर ऑब्जेक्ट है, दैट इज मेड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है जी, मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मॉलिक्यूल जो है दैट इज मेड ऑफ द एटम्स, उसमें छोटे छोटे एटम्स हैं। और अगर एटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम्स हैज ए न्यूक्लियस, उसमें एक न्यूक्लियस है, इन विच इट हैज द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। उसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या है, मेरे चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमने कहा एक ऑर्बिट ये दिखा दी, सेकंड एक ऑर्बिट और दिखा दें, ठीक है, जैसे एक ऑर्बिट ये हो गई। अब इसमें डिफरेंट मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे इस ऑर्बिट्स में है कुछ इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन है दैट इज टेल बाय द रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन मुझे उस मॉडल्स पे नहीं जाने, क्योंकि हमें क्या करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। सो फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड इन द मास ऑफ ईच प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन, हम इसमें इंटरेस्टेड है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6762 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें बस हल्का सा गड़बड़ है, मैं जरा चेंज कर रहा हूं। दिस इज नॉट द 31, दिस इज द 10 टू द पावर माइनस 27। तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है दिस इज 1.67493 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट दिस मास इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेरा सबसे ज्यादा हल्का होता है पहला, ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब देखो, जब मास की बात कर ली तो फर्स्ट ईयर में वी हैव स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, इफ टू मास m1 एंड m2 आर सेपरेट एट ए डिस्टेंस r, दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। और मैग्नीट्यूड को मैं fg, g इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। f कितना होता है, दिस इज c m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसा होता है, दिस इज द अट्रैक्शन, m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, एक तो जी अट्रैक्शन का है, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, एक ही तरह का होगा। और g क्या है, g इज एन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एंड मैग्नीट्यूड जो g है दिस इज मैथमेटिकली 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और यूनिट क्या होगी g की, अगर मैं कैलकुलेट करूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किग्रा स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट की वजह से मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूं, तो यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो g की यूनिट यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। बस अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, और सपोज वी टेक 2 इलेक्ट्रॉन
एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हम कितनी ले लें, 1 सेमी ले रहे हैं। एंड व्हेन वी कैलकुलेट द फोर्स कितना होना चाहिए, जी की मैं वैल्यू रख रहा हूँ 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, दोनों मास m1 m2 इक्वल है तो स्क्वायर आ गया अपॉन आर। आर कितना है जी 1 सेमी लेके चल रहे तो 1 इंटू 10⁻²। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं एफ, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कितना आता है 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। जी मैं दिखा देता हूं कि हम ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं। दिस इज एफ जी। तो मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। पर एफ जी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए ये, लेकिन जब हम लेबोरेटरी में लैब में अगर मेजर करते हैं फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो मेजर किया तो वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया, दैट फोर्स मैग्नीट्यूड इज 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। तो जो मेजर किया है पहले, द मैग्नीट्यूड इन फोर्स विच इज मेजर इन लैब इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी। एक तो इसके मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका था, अट्रैक्शन टाइप का था, जबकि ये क्या कर रहा था, रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। तो दिस इज द टाइप ऑफ रिपल्सन फोर्स। तो ये क्या है, रिपल्सन का। तो दिस इज नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल तो नहीं है। तो बस हम इसी जो फोर्स जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को पहले तो नाम दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने कहा मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे एफ जी, अगर हम बात करें एफ जी फोर्स ग्रेविटेशनल है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द मास इज रेस्पॉन्सिबल। जबकि इस इलेक्ट्रिक फोर्स इसे हम एफ ई कह देते हैं, नाम दे रहे हैं एफ ई। दिस इज द एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स, ठीक है। तो हम ये कह के चल रहे हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली हैव द मास बट हैव सम अदर थिंग, दैट इज द चार्ज। और उसी चार्ज की वजह से हम ये कह के चल रहे हैं इट हैज द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स। सेम अगर हम दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकालते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की बात की हमने, सेम हमने कहा अगर प्रोटॉन प्रोटॉन उनको भी 1 सेमी अपार्ट अगर हम डिस्टेंस रख दें तो उनके बीच में भी जो फोर्स लगता है, दे ऑल्सो रिपेल ईच अदर विद 2.3 इंटू 10⁻24। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन हैज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है चार्ज। हमने कहा प्रोटॉन ऑल्सो हैज द चार्ज, प्रोटॉन पे भी क्या है जी मेरा चार्ज है। बट जब हम दो न्यूट्रॉन के बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो फोर्स आता है दिस इज 1.9 इंटू 10⁻60 and this is equivalent to the gravitational force between two neutron। ये है, ठीक है, उसी के इक्वल है। तो हम क्या कह के चल रहे हैं, न्यूट्रॉन के मेरा न्यूट्रॉन पे कोई भी फोर्स नहीं है। तो न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। तो हमने कहा प्रोटॉन हैज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज द चार्ज, बट द न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। Okay, this is the second next point. So charge is responsible for the electric force. Next point is type of charge, कि मेरा चार्ज कितने टाइप का होता है। देखो क्या कहा हमने, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं जी, रिपेल ईच अदर, उनके बीच में रिपल्सन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रिपल्सन है, रिपेल करना ईच अदर। बट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
अगर एक दूसरे के पास रखें, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक दूसरे को पहले तो अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, बट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है, चार्ज आर टू टाइप, मुझे दो तरह का लेना पड़ेगा, चार्ज आर टू टाइप, दो तरह का है। सेकंड हमने कहा एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक किसी सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं बंद कर दूं, यानी गेट टुगेदर ने साथ साथ रखते हैं, दे विल नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज, और किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे। तो हम क्या 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 चल रहे हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है इक्वल चार्ज, एक तो इक्वल चार्ज है क्योंकि इक्वल फोर्स से कर रहे थे, और दोनों पे जो चार्ज है वो अपोजिट पोलैरिटी का। तो एक पे हम क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज डिफाइन कर रहा है, और एक पे नेगेटिव। तो मैथमेटिकली जो कैलकुलेट किया, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो कह के चल रहा है, दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, कूलम इज द यूनिट। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कह के चल रहा है, -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्रोटॉन पे हमने कहा है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन है द नेगेटिव चार्ज। इसका सिग्निफिकेंस ये कतई नहीं है कि प्रोटॉन हैव मोर चार्ज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, मुझे जस्ट मैथमेटिकली डिफाइन करना है। दो तरह का चार्ज है और दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे इक्वल चार्ज है, क्योंकि दोनों को जब हम साथ में अगर कहीं रख दे रहे हैं तो दे आर नॉट अट्रैक्ट और ईच अदर, यानी एक तरह से मेरा चार्ज खत्म हो गया। तो बस मैथमेटिकली हमने क्या डिफाइन किया है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो डिफाइन करने के प्रोटॉन पे हमने प्लस के साथ और इलेक्ट्रॉन पे हमने नेगेटिव के साथ डिफाइन कर दिया। बट न्यूट्रॉन, अगर हम थर्ड की बात करें, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, न्यूट्रॉन पे मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द चार्ज, और यूनिट जो है चार्ज की, दिस इज द कूलम, सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और फुल फॉर्म जो है जी कूलम, चार्ज को हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट हैज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन, इसमें ये है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, बहुत सारे एटम्स हैं उसमें से, तो उसमें से क्या हुआ, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन या तो जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, सपोज n1 चले गए, तो हम क्या कहेंगे, n1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और सपोज इसमें n2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो n2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। n1 गए हैं तो इतने क्या हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इतना पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज पहले जो होता है, चार्ज ऑन ए चार्जिंग मटेरियल जो होगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू n1 माइनस n2 इंटू ई, ठीक है, एक तो इसमें होगा। तो चार्ज इज द इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ई, इसी की मल्टीप्लिकेशन में होगा। यानी हम किसी चार्ज बॉडी पे चार्ज देखना चाह रहे हैं तो 1e 2e 3e इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ई होगा, दैट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अदर चीज है। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी पे चार्ज 1.5e 1.7e 2.5, यानी फ्रैक्शन नहीं होगा, चार्ज जो होगा वो केवल 1e 2e इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ e होगा। तो चार्ज ऑन ए बॉडी हम टोटल अगर कह के चल रहे हैं तो Q इक्वल टू एक तरह से NE कह के चल रहा है, ठीक है। अब जैसे एक हल्का सा मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो जैसे नंबर, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम चार्ज में, मुझे ये देखना है। तो कितना होता है, Q इक्वल टू NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N कितना होगा, दिस इज Q बाई E। तो 1 माइक्रोकूलम यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और E की जो वैल्यू ले रहा है
1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि इट हैज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे चार्ज है। तो चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ई ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई फ्रैक्शन नंबर हो जाए। ओके, सो दिस इज द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, charge is conserved. Next point is charge is conserved. So this is a very important law. Charge is conserved. Charge can't be create nor be destroy. आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं नॉर भी डिस्ट्रॉय। इट कैन बी ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है। जैसे n1 प्रोटॉन है, n2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर n1 इक्वल टू n2 है तो हम क्या कहकर चलना है, n1 के बराबर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और n2 के बराबर इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। और n1 इक्वल टू n2 है तो एक तरह से चार्ज नहीं है। अब इसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, n- इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि n1 इक्वल टू n2 लेके चलना, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस पे क्या होगा, n- इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस ऑब्जेक्ट पे ये जा रहे हैं उस पे n- इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कांट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो जितना पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पे आ रहा है उतना ही किसी ना किसी नेगेटिव चार्ज किसी अदर बॉडी पे आ रहा होगा। सो चार्ज इज कंजर्व। तो इस स्टेटमेंट में ध्यान रखना, अगर हम कहें पॉजिटिव चार्ज कंजर्व, नो, क्योंकि चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज कंजर्व, नेगेटिव चार्ज कंजर्व अगर हम ये कह के चल रहे हैं, नो, बट ओनली, तो ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया। पॉजिटिव चार्ज कंजर्व, नेगेटिव चार्ज कंजर्व, नो, टोटल चार्ज कंजर्व जो रहना है जी, कौन सा रहना है, टोटल चार्ज इज कंजर्व। टोटल जो चार्ज है वो मेरा कंजर्व रहता है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, चार्ज कांट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, टोटल चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मुझे आना चाहिए, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडक्शन। देखें, देखो, व्हेन वी रब्ड अंबर विद द बूल, अंबर को सपोज हम बूल से रब्ड करें, कॉम यानी कंगे को ड्राई हेयर से हम रब्ड कर रहे हैं, पेपर व्हेन पास थ्रू द प्रिंटिंग मशीन, पास हो गया, ऑटोमोबाइल कोई भी ऑटो चल रहा है इन फ्री एयर, ग्रामोफोन रब्ड विद द ड्राई क्लॉथ। तो ठीक है, फर्स्ट इट ऑल गेट चार्ज, हम कहते हैं जब भी ये होता है तो दिस ऑल गेट चार्ज, सब पे एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। अंबर विद बूल या कॉम विद ड्राई हेयर, जैसे हम कहें कॉम को जब हम ड्राई हेयर से रगड़ रहे हैं तो कॉम जो होता है इट विल अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। ये कैसे हो रहा है, फर्स्ट चार्ज कैसे हो रहा है, देखो, सपोज हमने कोई एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिंपल मैं एक ऑब्जेक्ट दिखा के चल रहा हूँ वैसे ही, एंड इट हैज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है, एंड इलेक्ट्रॉन आर इन फ्री स्टेट। तो व्हेन यू रब वन ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट विल लूज सम इलेक्ट्रॉन, या तो लूज कर देता है और अट्रैक्ट गेट सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर बॉडी। तो जब ये लूज कर देता है तो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कहाँ से आ रहा, बस व्हेन यू रब द अंबर पे बूल और कॉम विद ड्राई हेयर, ठीक है, पेपर विद प्रिंटिंग मशीन, ऑटोमोबाइल एयर, तो हमारा इस पे हम ये कह के चल रहा है इट इज लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन गेटिंग द चार्ज। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्ज तो आ गया लेकिन पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, देखो, पीस ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं कहूं
एक प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन अगर एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो दे डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लिया मेरे किसी एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंबर कॉम ये करके ये तो आ गया, लेकिन इस पेपर पे, अगर मैं इस पेपर की बात करूं, पेपर डज नॉट हैव एनी चार्ज, डज नॉट हैव एनी चार्ज, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, हैव एनी चार्ज। तो ये इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? तो देखो जी, हो क्या रहा है यहां समझना कि कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। कि व्हेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने ये दिखा दिया कि हमने रब किया और इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमने कहा जैसे एक पीस ऑफ पेपर ये रख दिया, ये पीस ऑफ पेपर दिखा के चल रहा है, एंड इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कहीं प्रोटॉन है कहीं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो जैसे ही आप ये क्या है, लेकिन प्रोटॉन इक्वल टू इसमें क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही आप इस पीस ऑफ पेपर को एक चार्ज बॉडी के पास रखते हैं, तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस पेपर, पेपर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसके क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगा, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन तो इस सरफेस के पास आने लगेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी पास वाली सरफेस पे आने लगेंगे यहां, और प्रोटॉन क्या होने हो जाएंगे, दूर वाली सरफेस पे जाने लगेंगे, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से हमने क्या किया, पहले ये क्या था, अनचार्ज था पेपर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज बॉडी, एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, और डिस्टेंस ऑफ आर, जो नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस है, इस दिस सपोज R1, और जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस अगर हम दिखा के चले, दिस इज R2, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा, इसलिए जो फोर्स जो होगा F1, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन प्रोटॉन, इससे ज्यादा होगा, इसी कारण से ये अट्रैक्शन कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या, तो क्या है डेफिनेशन निकल गया, ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई चार्ज बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड द इंडक्शन। तो इस टर्म को हम इंडक्शन का नाम दे रहे हैं, कि हमने एक चार्ज बॉडी ली और एक अनचार्ज बॉडी को जब इसके पास रखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, एंड दिस इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। ओके, so this is the concept of the induction. Okay, today we will stop here. Okay, and in next class we will discuss about the Coulomb's law and the numerical based on the Coulomb's law. Thank you.